हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट की ट्रेंड्स की, और जब हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ट्रेंड्स हैं इट्स नॉट गुड, और रिसेशन भी लग रहा है कि आसपास ही है। तो क्या ये वाकई में रियल एस्टेट के लिए इतनी अच्छी खबर है या नहीं? तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। देन विल कम विद आवर कंक्लूजन्स कि क्या है रियल एस्टेट का ट्रेंड्स माय डियर। एंड इसको समझने के लिए वी हैव टू गो सम इकोनॉमिक थ्योरीज, क्योंकि रियल एस्टेट को समझने के लिए पहले हमें इकोनॉमिक को समझना पड़ेगा, और इकोनॉमिक को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज को समझना पड़ेगा। और वहाँ पे हम एक वेरी इन्फ्लुएंस मॉडल लेके आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं हेरोड-डोमर मॉडल। और हेरोड-डोमर मॉडल की एक वी हैव इक्वेशंस जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, आप देखेंगे वेरी फेमस इक्वेशंस है, और बहुत ही इसके बेसिस पे कई सोवियत यूनियन के टाइम पे भी कुछ हम जब हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही थी 1950s के अंदर भी हमने सम एस्पेक्ट्स भी अप्लाई दिस हेरोड मॉडल थ्योरीज। यहाँ पे इक्वेशन जो है आप देखेंगे द लेफ्ट साइड इक्वेशन देखिए आप, न्यूमरेटर में है आपका सेविंग रेट और डिनोमिनेटर में आपका है कैपिटल आउटपुट रेशो, एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन जी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो थोड़ा समझिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका सेविंग रेट जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर के अंदर, वो कहता है कि अगर भारत की इकोनॉमी 100 रुपये की है और हम 30 रुपये वहाँ आ रहा है तो हम 30% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो थोड़ा सा इसको रियल समझ लेते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा को देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1960s में यही करीब 6% के आसपास हुआ करता था, यानी भारत की इकोनॉमी में अगर 100 रुपये इनकम थी उस टाइम, सिर्फ 6 रुपये हम कमाते सेव करते थे और 94 रुपीज़ हम कंज्यूम कर देते थे, यानी कि इट्स वेरी हमारे पास कुछ था नहीं बचाने के लिए, क्योंकि हम उस टाइम बहुत पुअर थे ना। अभी थोड़ा आगे बढ़े 90s के अंदर हम देखेंगे इट्स समवेयर 25-24% के आसपास है सेविंग रेट ऑफ टोटल जीडीपी, और फिर ये पीक पे गया करीब 35-34% 2007, एंड फिर नाउ समवेयर 30% के आसपास अभी भी है, 29-30 के आसपास। तो ये हमारा सेविंग रेट है जो हमने वर्ल्ड बैंक के डेटा सबको बताया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर क्या है? द कैपिटल आउटपुट रेशो। अगर हम समझे तो लेट्स से जो आज की डेट में इंडिया है करीब वो 4 या 5 के आसपास है, मतलब हमें 1 रुपया इनकम को जनरेट करने के लिए करीब 4 रुपये कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी है तो मुझे 4 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। तो ये है। अब आते हैं बैक टू इक्वेशंस। अगर मुझे इक्वल टू जो हमारा राइट साइड है वो ग्रोथ है, उसको समझेंगे हम। मेरे पास आप देखेंगे जो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, वो है हमारा सेविंग रेट 30%, एक ले लेते हैं जो हमारा चला आ रहा है एवरेज इंडिया का, और डिवाइड करते हैं 4 इज द कैपिटल आउटपुट रेशो जो एवरेज चला आ रहा है इंडिया का। तो इक्वल टू यू फाइंड 7.5% जीडीपी ग्रोथ। ये हमारी ग्रोथ का एक आगे के हर साल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जीडीपी की वो इस हिसाब से बढ़ेगी। एंड अब देखिए कि ये 7.5 कब बढ़ेगा। बहुत आसान से मैथमेटिकल इक्वेशंस, अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा हो जाए तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा कब होगा? जब मेरी कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगी, यानी कि मुझे सेम इनकम के लिए मुझे कम कैपिटल चाहिए, यानी कि अगर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए जनरेट करनी है, तो अगर मैं 3 लाख पे ले आऊँ तो मुझे कम कैपिटल चाहिए ज़्यादा इनकम के लिए। सो इसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट की जो जो स्ट्रेटजी है वो हम देखेंगे। गवर्नमेंट कई प्लान बना रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ मेक इन इंडिया की बात भी हो रही है जिसमें हम PIL की बात करते हैं। तो और हम बात करें यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई है इस डिनोमिनेटर को कम करने के लिए। तो पहला है हम बात करेंगे जैसे कैपिटल फॉर्मेशंस की बात करें कि भारतमाला है, और यू विल फाइंड भारतमाला प्रोजेक्ट जो हमारी परियोजना है, आप देखेंगे हमने जो इसकी वेबसाइट से लिया है करीब 5.35 लाख करोड़ का इन्होंने एक कुछ खर्चा हो चुका है, कुछ खर्चा हो रहा है, समवेयर जो एक्सपेंस बजट है 5.35 लाख करोड़ के आसपास सो फार। ये बाद में वेरी करेगा ओवर द टाइम्स। एंड अनदर गवर्नमेंट के जो इनोवेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हैं आपके दी गति शक्ति। ये
अगर हम गति शक्ति को हम समझेंगे तो ये समथिंग लाइक ये न्यू डील हुआ था ड्यूरिंग दी 1930s में, जब अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस टाइम हुआ था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने न्यू डील किया थी कि हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करेंगे थ्रू दी डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इंडिया के अंदर। तो इसमें हम बात करेंगे मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात होगी। करीब करीब भारत में आई थिंक 30 या 32 पार्क की इन्होंने बनाई है परियोजना, जिसमें हम एक स्मार्ट पार्किंग लॉजिस्टिक सिस्टम बनेगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी इकोनॉमिक को डेवलप होने के लिए उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब, अगर मुझे एक प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे कहते हैं हम लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो करीब करीब 13 to 14%, 13 से 14% के आसपास ऑफ जीडीपी का रेस है। और इसे हम कंपेयर करेंगे दोस्तों चाइना के साथ, तो आप पाएंगे करीब करीब चाइना का 6% के आसपास है, यानी ऑफ जीडीपी। तो सोचो चाइना हमसे कितना बेटर है, यानी उसी कॉस्ट को वो बहुत कम कॉस्ट के अंदर काम कर रहा है, और हम 16% के आसपास या 14% के आसपास समवेयर हैं। एंड गवर्नमेंट का प्लान है कि अगर हम ये मॉडल अप्लाई कर देंगे, जिसमें मैंने बात की भारत की परियोजना है या लॉजिस्टिक्स मॉडल है, और संग संग करीब करीब 50,000 किलोमीटर के आसपास हमारे हाईवे बन चुके हैं अब तक, करीब करीब 8 या 9 सालों में लास्ट ईयर। एंड एज वेल एज यू विल फाइंड दी कुछ एयरपोर्ट्स की बात करें, एविएशन इंडस्ट्री हम बात करें, 74 थे, अब करीब करीब लास्ट 9 ईयर में 148 के आसपास नए एयरपोर्ट मतलब बन चुके हैं सब मिला के। एंड अभी एयर इंडिया को भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया है, एंड दी एक्वायर्ड बाय द टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप ने उसी इंडस्ट्री बूम करने के लिए समवेयर 470 न्यू एयरक्राफ्ट की डील की है विद द बोइंग एंड द एयरबस। वो चाह रहे हैं कि हम सागरमाला भी यहाँ पे है, जिससे कि हम जितने देश की नदियां हैं हम जोड़ो, यानी कि एक इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एक हाईवे का होना बहुत जरूरी होता है। हाईवेज है, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, और इसका असर आता है दोस्तों रियल एस्टेट की मार्केट पे। पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। सो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है, जो हम एक लॉन्ग रन की हम बात करें, और थोड़ा सा समझेंगे कि अभी शॉर्ट रन में क्या चल रहा है। वो भी पॉजिटिव न्यूज है, मैं आपके सामने आई वांट टू शेयर इट। हम मेरी और मेरी टीम ने रिसर्च किया तो हमने देखा कि जो आरबीआई की जो एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो रिलीज करता है कि किस तरह से हाउसिंग के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो करीब 10 या 8 सिटीज़ के आसपास का वो एक बनता है। सो तो उसके हम आप देखेंगे तो एक बड़ा ही वो है, बहुत ही हमने एक रिसर्च किया है, तो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट 10 ईयर की जो ग्रोथ है, यहाँ ग्रोथ की हम बात करें दोस्तों, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एक मैथमेटिकली रेशो बनता है कि हर साल जो ग्रोथ कितनी हो रही है। तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु का हमने लिया है, और साथ में ऑल इंडिया का भी हमने लिया है। तो आप देखेंगे जिसमें जो चीज़ को समझने की है वो है कि लास्ट 10 ईयर में 5% ग्रोथ पकड़ी है मुंबई ने रियल एस्टेट्स के अंदर, और लास्ट 3 ईयर के अंदर 4%। और दिल्ली में देखेंगे आप कि लास्ट 10 ईयर की जो एवरेज जो कंपाउंड ग्रोथ है वो 4% है, और लास्ट 3 ईयर के अंदर ये 2% है। तो हम देखेंगे, अगर समझे, इफ यू डू सम एनालाइज, तो मुंबई ऑलमोस्ट अपनी लास्ट 10 ग्रोथ पे आ चुका है, दिल्ली का बचा हुआ है, वो 2% है लास्ट 3 ईयर के अंदर, और इसकी एवरेज 4% है। तो साफ दिख रहा है, तो देयर इज एन पोटेंशियल। और ये जो डेटा है वो आरबीआई की के ऑफिशियल डेटा है, यानी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की, जो आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो कुछ हमारे पास कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, और हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव न्यूज़ की, जिसको हम कंबाइन करेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हम उनको इंटीग्रेट करेंगे कि हाउ द रियल एस्टेट मार्केट विल बिहेव इन दिस ईयर एंड द लॉन्ग रन। हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट में हमने बात करी कि सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिसका एक बहुत ही प्रॉस्पर इफेक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट्स पे इन ए लॉन्ग रन। बट हमें जो अभी गिवन कंडीशन है, जो मैक्रो इकोनॉमिक के जो ट्रेंड्स हैं, जो कि कॉइन की अदर साइड्स हैं, थोड़ा सा जो एक नेगेटिव माहौल तैयार कर रहा है, हमें उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि कैसा इसका असर रियल एस्टेट पर पड़ सकता है। जैसे हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने कहा था कि द फ्री फॉल ऑफ द सिलिकॉन वैली बैंक एक US बेस्ड बैंक था,
जो स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो फॉल किया सब बॉन्ड इशू के लिए। बॉन्ड इज अ डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव पार्ट होता है। एंड फिर उसका रिपल इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट गया यूरोप के अंदर भी गया। यूबीएस बैंक को भी बेल आउट किया गया है। एंड जो देख रहे हैं वही बॉन्ड का इशू है कई सारे, और उसका असर इंडियन बैंकिंग के ऊपर भी आ रहा है। हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने भी हमारी जो बैंकिंग कॉमर्शियल बैंकिंग को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जिन जिन बिजनेसेस को आप लोन दे रखा है या दे रहे हो उनको आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो इसका मतलब जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस का जो हीट है वो यहाँ पे भी चल रहा है, और इस हीट से रियल एस्टेट विल नॉट बचेगा नहीं अगर ये ऐसा होता है। तो हम सोचते हैं कि ये कितना, देखो माय डियर, रिसेशन को प्रिडिक्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो रिसेशन जो है वो कितना लॉन्ग जाएगा और कितना डीप जाएगा ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसे हम कह रहे हैं कि जो रिसेशन के पीछे था कि देयर इज ए इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के पीछे था कि पैंडेमिक के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिए थे और जो सेंट्रल बैंक की जो फ्री इकोनॉमिक की जो पॉलिसी थी इंटरेस्ट रेट को कम करना, वो थोड़ा वो उसका असर रियल एस्टेट्स पे गया और एक बूम आ रहा है रियल एस्टेट्स के अंदर। और ना अब वो उसको रिवर्स कर रहे हैं उस थ्योरी सारी की सारी पॉलिसी को, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन इतना आ चुका है सप्लाई शॉक की वजह से। और उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, टेम करने के लिए जब सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अक्रॉस दी वर्ल्ड, पार्टिकुलरली यूएस की हम बात करें, इंडिया की हम बात करें, यूके की बात करें, तो वो अपना ब्याज दर बढ़ा रही हैं और उसका असर जा रहा है बॉन्ड मार्केट के ऊपर। और बॉन्ड मार्केट का जो यील्ड है, ये भी एक फाइनेंशियल पार्ट होता है, वो बढ़ना शुरू हो गया है और उसका असर एक पूरे इकोनॉमिक के ऊपर दिख रहा है और पार्टिकुलरली बैंकिंग के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग एक एक पिलर होता है किसी भी इकोनॉमिक के लिए। तो हम महसूस कर रहे हैं। एंड जहाँ पे ये एक सिनेरियो बन रहा है जो नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कितना वो रहेगा हमें ये भी समझना पड़ेगा। इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि एक तरह हमारे पास पॉजिटिव साइड है जो हमने बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, किस तरह से गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, भारत परियोजना है या भारत माला है, कई सारे जो हमने डिस्कस किया। बट साथ साथ में ये भी एक करंट सीरियल चल रहा है। तो हम इन दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करके ये देखते हैं कि दोस्तों आप लोगों के लिए, आप चाहे इन्वेस्टर्स हो या आप डेवलपर हो, कि ये आपके लिए क्या एक रिजल्ट लेके आता है, ये दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इसको हम समझते हैं। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि देयर इज ए पॉजिटिव या नेगेटिव डायमेंशन एस्पेक्ट्स चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसका असर रियल एस्टेट पे क्या जाएगा। तो अगर हम देखें कि इसका जो रियल एस्टेट्स का जो ट्रेंड्स क्या बनता है, अभी मैं आपके सामने एक न्यूज़ फ्लैश कर रहा हूँ माय डियर मेरे दोस्तों, कि डीलर सेट फॉर रिकॉर्ड होम सेल्स फॉर 15,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि उसने बोला है कि करीब इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी जो उनका जो सेल्स की जो गाइडेंस थी वो करीब 8,000 करोड़ के आसपास की थी, 8,000 करोड़ की, पर ये ऑलमोस्ट डबल होगी, 15,000 करोड़ के आसपास सेल्स उन्हें इस फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में उन्होंने बुक की है। और इसमें से हम देखेंगे एक उनका बड़ा ही फेमस एक प्रोजेक्ट है द आर्बोर। उसने प्री सेल्स के अंदर ही वो करीब 3 दिन के अंदर उसका सारा प्रोजेक्ट बिक गया। फाइन दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है रियल एस्टेट्स के लिए। और हम देख रहे हैं करीब 66,000 के आसपास लग्जरी होम्स की सेल्स हुई है लास्ट ईयर, राइट, बिके हैं लास्ट ईयर यूनिट्स। नाउ यहाँ पे ना हम एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, शायद जिससे हम ये समझ सकें कि क्या होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं दोस्तों, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट बना, उसमें से कुछ लोगों ने बहुत से वो ऑलमोस्ट पूरा लेट्स से वहाँ पे 1,000 यूनिट्स ऑलमोस्ट सारे बुक हो गए। और जब बुकिंग होती है, हमें पता हो कि यहाँ पे एक एक बायर और डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो 5 या 10 लाख रुपया या सम 10% या थ्रेशोल्ड वो जमा करा देता है, जिससे कि बाकी जो बैलेंस पेमेंट होती है वो ओवर द टाइम चलेगी। एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो क्या होगा, लेट्स से
ये मैं आई रिपीट अगेन कि जब से हैप्पीजल सिचुएशन ये जो चल रहा है, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस है, जैसे हमने बोला कि सिलिकॉन वैली बैंकिंग है, यूबीएस है, और काफ़ी सारे जो क्राइसिस इवॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड जिसका असर निफ्टी के अंदर भी दिखा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी है वो करीब पिछले मतलब जनवरी से 2023 से वो करीब 14% गिरा है, और बल्कि हम बात करें निफ्टी रियलिटी माय डियर एंड दी निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो वो करीब 7 या 8% गिरा है, यानी कि डबल गिर रहा है रियलिटी पे। तो अब लेट्स से ये प्रोजेक्ट्स के जो बायर हैं जिन्होंने प्री लॉन्च किया है, क्यों उसमें से कुछ तो एंड यूजर हैं और कुछ उसमें से इन्वेस्टर्स हैं। अब उसमें से क्योंकि वो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, उसमें काफ़ी सारे HNI यानी कि हाई नेट जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो लोग भी हैं, NRIs भी हैं, और ये NRI आप देखोगे पार्टिकुलरली गुड़गांव साइड या नोएडा साइड, इनमें से काफ़ी सारे जो इनकी जो इनकम है वो लिंक है विद दी टेक कंपनीज। और वी ऑल अवेयर देखिए टेक कंपनीज के अंदर काफ़ी सारे सेक्ट चल रहा है। अभी फरवरी के अंदर ही जो फेसबुक के जो हेड है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने ये कहा था कि जो ईयर है 2023 दैट्स कॉल्ड ईयर ऑफ एफिशिएंसी। उसका सिंपल मतलब है कि वो अपनी कॉस्ट को कम करेंगे और एफिशिएंसी लेके आएंगे, जिससे कि उनके जो शेयर प्राइस है वो बढ़े, और वो थोड़ा सा हल्का मार्केट में हुआ भी। अब टेक कंपनी के अंदर ले ऑफ यानी कि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और उनकी इनकम धीरे धीरे कम हो रही है। काफ़ी लोगों को निकाला गया है। अभी हम देख रहे थे कि एसेंचर के अंदर वन ऑफ द माई स्टूडेंट्स वाज देयर, आई डिस्कस विथ हर एंड सी टोल्ड मी ओवर द फोन के साथ देयर इज ए 19,000 हैड सम प्रोजेक्ट कि इनको ले ऑफ करना है, उसमें से 9 या 10 को निकाल चुके हैं 1000 एम्प्लॉय को, और 9-10 का उनका फिर फाइनेंशियल के अंदर है। वो क्यों निकाला जा रहा है, ये मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ। क्योंकि जो एसेंचर है उसका जो प्रोजेक्ट की जो इनकम है, बिजनेस इनकम है, वहाँ बंद हो गई है, तो वो उनकी इनकम जो उनके एम्प्लॉय की इनकम वो कहाँ से देंगे। तो जैसे ही उनके प्रोजेक्ट की इनकम कम हुई, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ करना शुरू कर दिया, और ये असर सब पे गया है। फेसबुक पे गया है, इन्फोसिस पे गया है, TCS पे गया है। अगर हम इंडिया के पॉइंट से बात करें तो जब टेक इनकम की इनकम जब कम होगी तो क्या होगा, एक सिंपल सी तरह में समझने की कोशिश कीजिए। क्या उनमें से कई ऐसे होंगे, मान लो हम कह रहे हैं हाइपोथेटिकल 5%, 10% लोग होंगे जिन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट्स पे अपनी क्या नाम है इनकम को बुक किया होगा, और एक माफ़ करना एक कोई रियल एस्टेट्स की यूनिट बुक किया होगा। अब सोचो मुझे उनकी इनकम कम होगी तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो कहेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट्स को बेचना है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो किसी टेक कंपनी में और आपकी जॉब जा रही है, तो आपको पता है कि आगे जॉब मिलना भी मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे क्यों ना इसको बेच दूं, इस जो प्रोजेक्ट्स मैंने ले रखा है। ऐसे कई मिलेंगे, ये एक रियलिटी है खास तौर से, क्योंकि जो गुड़गांव साइड है या नोएडा साइड है, वहाँ पे IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज काफ़ी सारे एम्प्लॉय वहाँ जॉब है, उनका असर वहाँ जाएगा। तो जिन लोगों ने प्री लॉन्च में या लॉन्च के टाइम पे जिन लोगों ने यूनिट्स खरीदे थे, बाय किए थे, वो क्या करेंगे, वो अपना बेचना शुरू करेंगे, तो उनकी सप्लाई बढ़ सकती है। और जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा कि सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस नीचे आ रहे हैं, तो वो भी अपना डालेंगे। तो एक जैसे एक बैंक में बैंक रन होता है, इसी तरह से क्या पता रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट रन बन जाए। ये बायर साइड की हम बात कह रहे हैं कि बायर साइड भी अपने आप को, अपने माल को बेचना चाहता है, राइट दोस्तों। और ये हो रहा है काफ़ी सारी, आपको पता है ये न्यूज़ के अंदर है। एंड अनदर है, हम बात करें सेलर साइड यानी कि डेवलपर साइड। जैसे एक डेवलपर है, वो प्रोजेक्ट्स को बनाता है, तो उसको 4 साल 5 साल एक एवरेज टाइम में वो प्रोजेक्ट पूरा होता है। और जो प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, वो उस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं थ्रू दी बोरिंग, थ्रू दी लोन। और अभी डिस्कस किया कि बोरिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो गई है, एंड जब बोरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी तो उन पे इंटरेस्ट का असर जाएगा उन वो डेवलपर के ऊपर। तो क्या वो अपने इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इज द ओवरहेड्स, इट हैज टू पे। और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, तो बैंक के ऊपर प्रेशर होगा कि वो हर हालत में कोई भी
यानी जो उसने लोन दे रखा है इस शुड नॉट बी एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, माफ करना, ना हो पाए। तो वो चाहेंगे कि हमारा एनपीए ना बने, तो वो प्रेशर आएगा डेवलपर के ऊपर, और डेवलपर प्रेशर आएगा कि बोरिंग कॉस्ट को मैं कहाँ से पे करूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जो रेट है जो किसी समय बहुत कम था वो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 30% 40% बढ़ गया है, अमेरिका में तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है डेवलपर की। और भी जो इन्फ्लेशन है, सीमेंट है, आयरन ओर हो गया, और भी स्टील हो गया, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि इनपुट जो सेल बुक हुई है वो तो आज के हिसाब से बुक हुई है, और इन्फ्लेशन बढ़ना अगर शुरू होता है, तो अगर एक कर्व नहीं होता, इंटरेस्ट से कंट्रोल में नहीं आता, तो हम बात करें शॉर्ट रन की, तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि डेवलपर के भी हमें प्रॉब्लम बनेगी। और कई डेवलपर ऐसे होंगे, अब जैसे बूम चल रहा है तो उन्होंने क्या किया कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में स्टॉल कर दिया, जो 2007 में हुआ था, 8 में हुआ था, कि खूब सारे लॉन्च कर दिए कि ये सब गुडी गुडी चल रहा है, तो क्यों ना हम भी इसको, हम व्हीकल चल रहा है, हम भी इसमें थोड़ा सा कूद पड़े। तो ये एक सिनेरियो बनेगा फ्रॉम द डेवलपर साइड। अगर ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस हिट करता है तो डेवलपर की बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, और वो होता है कि वो अपने प्राइस को रिवाइज करे और प्राइस को बढ़ाए। और अदर साइड, सेलर साइड ऑलरेडी बेच रहा है, जो बनाया है, इसमें काफ़ी टेक कंपनीज हैं, उनकी इनकम हिट हो रही है, और अगर टेक कंपनी की इनकम हिट होगी, उनको एम्प्लॉय की अगर वो ले ऑफ किया जाएगा तो उसका रिफल इफेक्ट और पे पड़ेगा। ये पता है, पूरी इकोनॉमिक एक चेन के साथ बंधी होती है। तो दोस्तों, मेरे इन्वेस्टर भाइयों, जो आप रियल एस्टेट्स के अंदर हो, इस सिनेरियो को आप इग्नोर मत कीजिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैंने पहले बोला कि मैंने आपके सामने दोनों सिनेरियो रखे। पहला सिनेरियो रखा कि किस तरह से गवर्नमेंट की लॉन्ग रन प्लानिंग चल रही है इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, जहाँ पे हमने एक मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करी। फिर हमने देखा कुछ नेगेटिव साइड्स भी इफेक्ट्स चल रहे हैं, जो बैंकिंग क्राइसिस को लेकर, और उसका असर टेक कंपनीज के जो एम्प्लॉय पर असर आना स्टार्ट हो गया है, बैंकिंग के जो एम्प्लॉय पर असर आना शुरू हो गया है, और उन लोगों ने, उसमें से काफ़ी लोग होंगे जिनकी इनकम जो बंधी हुई है उससे है, और फाइनली वो भी कई सारे बायर्स होंगे, वो अपनी जब वो उससे अधिक करेंगे सेल्स से, तो एक रियल एस्टेट रन बन सकता है, और यहाँ पे द बोरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। सो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई सारे बिल्डर्स तो अच्छी स्थिति में है, ऐसा नहीं कि सारे बिल्डर की स्थिति ऐसी है, कई बिल्डर एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनको नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए उन्हें बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इक्विटी मार्केट है वो इट्स नॉट अ गुड, कि उन्हें सस्ता, अच्छी नहीं है मार्केट, तो उन्हें बोरो के थ्रू ही अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो एक प्रेशर डेवलपर के ऊपर भी है। तो आने वाला जो एक समय है, पार्टिकुलरली अभी हम अप्रैल में है या मार्च में है, अभी तो काफ़ी सारा है, और अभी फेड ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, समवेयर 0.25% के हिसाब से। एक थोड़ा सा खुशखबरी भी है कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो कम हो रहा है, यूएस के अंदर भी 6% आया है पिछले साल, फरवरी का, और जनवरी का 6.4 था। थोड़ा इंडिया का भी ठीक ठाक इन्फ्लेशन है, वो भी कम हो रहा है, 6% के आसपास हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इशू क्या है कि जो यूएस का जो इन्फ्लेशन जो रेट है वो उनका टारगेट है कि उसको 2% पे लेके आना है, और अभी भी 6% है। तो ये एक है, जब तक वो नीचे नहीं आएगा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती रहेगी, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती रहेगी तो उसका असर बॉन्ड यील्ड, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव का पार्ट है, वो चलता रहेगा, उसका असर टेक कंपनी पाएगा, टेक कंपनी के एम्प्लॉय, और उसका असर और बैंकिंग सेक्टर पाएगा, और उसका असर जिन लोगों ने हाउस खरीदे हैं वो रजिस्टर के प्राइस पे आएगा, और वो इन्वेस्टर उनको लगेगा कि हमारे वो अपने की प्राइस कम हो रहे रियल एस्टेट्स की, वो बेचेंगे। तो यहाँ पे एक रियल एस्टेट रन बन सकता है फ्रॉम द एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनकी जॉब जा रही है, और फ्रॉम द इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट के प्राइस गिर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो बनेगा। तो दोस्तों, ये एक, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये एक सिनेरियो बनना है। तो दोस्तों, ये सारे सिनेरियो को अगर हम इंटीग्रेट करें और समझने की कोशिश करें कि जो हमारा व्यू बनना है, हमारा जो ओपिनियन बनना है कि अभी जो इन्फ्लेशन का, जो इंटरेस्ट का जो माहौल है, वो लगता है कि कपल ऑफ क्वार्टर अवे है। हमने एक रिसर्च किया था, हमारी जो एक एल्गोरिदम, और हमने एक लीनियर रिग्रेशन तैयार किया था, उसके बेसिस पे लग रहा है कि जैसे कि इसको काफ़ी समय लगेगा, मतलब करीब आज के हिसाब से करीब 1 साल और लगेगा इसको नॉर्मल होने में। लेकिन ये तो आज के हिसाब से है, कल होता है चीज़ें चेंज हो जाए। एंड दूसरा, हम ऐसा नहीं है, हम काफ़ी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं। हम एक छोटे से कंसल्टेंट हैं, हम एक बहुत ही एक एक टॉप एड पे हम काम करते हैं, और एक तो हम गुड़गांव के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, हम सोनीपत के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम दिल्ली के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
और हम उनके फंडामेंटल एनालिसिस करके और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करके हम आपको कोई इस तरह की अगर कोई चीज़ चाहिए, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों मैं हूं ललित रावत और ये है हमारा चैनल क्वांट सोशल साइंस, और मेरा और मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।